electromagnetic induction. The phenomena of inducing an EMF, the phenomena of inducing an EMF with the help of magnetic is called electromagnetic induction. मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को बेटा हम लोग फाई बी सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से लिखते थे। सिर्फ आपने क्या करना है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को आप स्टडी करने जा रहे हो ना, आपने जहाँ जहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड बोला था, यहाँ मैग्नेटिक बोल दो, यूँ का यूँ है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एसोसिएटेड विद अ गिवन सरफेस, the number of magnetic lines of force associated with a given surface is called magnetic flux. आपको याद होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम वे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को भी ऐसे लिख लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हो जाती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, लिख लीजिए इसे भी। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड एज, magnetic flux is also defined as the surface integral of magnetic field over a closed loop. चल, फाइव इक्वल टू बी डॉट डी एस हो गया भाई। अच्छा आप देखो, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेशन को हटाने की कोशिश करते हैं। कैन आई राइट इट फाइव बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एस कोस थीटा? बोलो, लिखा जा सकता है ना, ए डॉट बी ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, तो बी डी एस कोस थीटा, बी तो कांस्टेंट है, कोस थीटा भी थोड़ी देर के लिए आप कांस्टेंट मान लो, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन डी एस। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन डी एस? टोटल सरफेस एरिया। इंटीग्रेशन डी एस क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो क्या मैं इस पूरे की जगह सिम्बोलिकली ए लिख दूँ, तो आपका ये फॉर्मूला फाइव बी क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बी ए कोस थीटा? कैन वी राइट इट, बी ए कोस थीटा। और अगर एन टर्न की बात हो, फॉर एन टर्न्स, क्योंकि यहाँ कॉइल का जिक्र आता है, तो बेटा उसके नंबर ऑफ टर्न की भी बात आएगी, तो आप इसे एन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फाइव बी कैन बी रिटन एज एन बी ए कोस थीटा, फाइव बी इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा। लिखिए बेटा इसको, मैथमेटिकली आप नोट किए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब आप थोड़ा सा ना सभी बिल्कुल ध्यान से गौर करना बेटा, ए वेक्टर, थीटा जो एंगल है वो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में है, और ए वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड है ऐसे। अगर सपोज करो मैं आपको ये कहता हूँ कि इफ़ बी इज एक्टिंग, या बी, चलिए एक्टिंग ही लिख लेते हैं, बी इज एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन, बी इज एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन, बोलो एंगल कितना लोगे भाई आप? 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर प्लेन के नॉर्मल है, ये प्लेन है आपका, ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल जाएगी ऐसे। आपने एंगल नॉर्मल के साथ ही लेना है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। रिमेंबर इट, आपने जो एंगल देखना है ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो इस लाइन के साथ देखना है। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बाहर की तरफ आ रहा है, एरिया भी इधर ही है, कहने को मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन है, लेकिन एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा यहाँ पर बेटा? थीटा 0 डिग्री होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड B इज एक्टिंग अलोंग द प्लेन, तो बोलो क्या होगा? 90 डिग्री होगा अलोंग द प्लेन, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्मल टू द प्लेन है, सबको क्लियर है ना ये वर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन है, तो थीटा कितना लेना आपने? 0 डिग्री। और एंगल अगर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द प्लेन काम कर रहा है, तो थीटा लेना आपने 90 डिग्री। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको बार बार नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे वर्ड मिलेंगे। ये बार बार नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड का जो खेल आपको मिलने वाला है ना बेटा, वो सारा खेल केवल इस वजह से है कि ये कैलकुलेशन थोड़े हमारे क्या हो जाएं, आसान हो जाएं। कोस 0 नॉर्मल होते ही थीटा 0 हो जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी बननी शुरू हो जाएगी। बोले डन? यहाँ तक बात सबको क्लियर है?
सो नाउ कम टू द पॉइंट एवरीवन। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो अभी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स पर ध्यान देंगे। अभी जो बात के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वो ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किन बातों पर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर द मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड। कैन यू टेल मी बेटा? 4 फैक्टर पर आपको समझ में आ रहा होगा। एन पर डिपेंड करता है, बी पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है और थीटा पर डिपेंड करता है। ये बात आपको अपने साथ कैरी करनी है। एम आई क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ये पूरे चैप्टर के अंदर जब तक EMI चलेगा तब तक हर क्वेश्चन के अंदर, हर न्यूमेरिकल के अंदर, हर कॉन्सेप्चुअल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की ये डेफिनेशन आने वाली है। ओके, बी अवेयर दैट। तो ये जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट समझिए क्या था। फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल लिया बेटा, इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। कैन यू टेल मी द पर्पज ऑफ गैल्वेनोमीटर है? गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर इसीलिए लगाया ताकि अगर इस साइकिल के अंदर कोई करंट हो तो हम उसके बारे में पता लगा सकें। एक उन्होंने बार मैग्नेट लिया, ये एक बार मैग्नेट हो गया नॉर्थ और साउथ पोल के साथ, ये बार मैग्नेट हो गया भाई। अभी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व की, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना, बाद में कंक्लूड भी करेंगे, सोचेंगे भी ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पर। फैराडे ने क्या किया, देखो ध्यान से। उन्होंने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया और इस बार मैग्नेट के किसी भी पोल के साथ वो कॉइल की तरफ मूव किए। मतलब क्या किया उन्होंने, इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया या कॉइल से दूर लेकर गए। नॉर्थ पोल नज़दीक भी हो सकता था, नॉर्थ पोल दूर भी हो सकता था। तो जब ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आ रहा था, उस वक्त इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। जब ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा था, उस वक्त भी यहाँ पर क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। मैग्नेट को रोककर कॉइल को मूव करवाओ, तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों रुके हुए हैं, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पीड के साथ जाते हैं, तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन होता है। एक ही डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड के साथ जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन होता है। पोल बदल दो तब भी डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन डिफ्लेक्शन की साइड चेंज हो जाती है, वो बात अलग है। उसके बारे में तो हम लेटर ऑन बाद में बात करेंगे क्या होने जा रहा है। और जैसे ही आप इस मैग्नेट को इसके नज़दीक ले जा रहे हो और अचानक इसे रोक दो, तो रोकते ही इसमें डिफ्लेक्शन ख़त्म। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इस मैग्नेट को तेज़ी से कॉइल की तरफ लाता हूँ तो गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है। अगर मैं स्लो इस कॉइल की तरफ लाता हूँ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कम आता है। अगर मैं तेज़ी से नज़दीक लाता हूँ या तेज़ी से दूर लाता हूँ, दोनों बात एक ही है। जब मैं इस मैग्नेट को तेज़ी से कॉइल की तरफ या तेज़ी से दूर ले जा रहा हूँ, तब गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है। यहाँ तक बताओ बेटा, करें बातें? सोच लिया होगा आपने, कैसे सोचा ये भी देखिए। देखो, अगर आप इन सारी सिचुएशन को देखो तो जब भी इस कॉइल और मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस बदल रहा था तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और जब कभी भी जो डिस्टेंस है इनके बीच में नहीं बदल रहा था तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। देखो, जब दोनों रेस्ट पर थे, इनके बीच में गैप चेंज नहीं हो रहा था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। दोनों एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तब भी इनके बीच में गैप चेंज नहीं हो रहा था, वहाँ भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। तो कंक्लूजन अगर मैं आपको बोलूँ तो व्हेन एवर, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम रिलेटिव मोशन। यू नो द वर्ड रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन का मतलब समझते हो ना? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मोशन में होता है, उसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। मोटे शब्दों में जानो तो जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। ओके, वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, द गैल्वेनोमीटर इंडिकेटिंग अ डिफ्लेक्शन। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या हुआ? एन इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ करंट। इज इट ओके? लिखो कंक्लूजन बेटा, सभी कंक्लूजन लिखिए। ये डायग्राम बना लिया होगा आप सभी ने। फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट। देखो, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने,
उन्होंने एक की बजाय ना 2 कॉइल लिए भाई। एक कॉइल में तो बिल्कुल वैसे ही एक गैल्वेनोमीटर लगाया और दूसरी कॉइल में उन्होंने एक बैटरी को यूज किया विद अ की। दिस वाज द सिचुएशन। और एक्सपेरिमेंट क्या था इसे ध्यान से सुनिए, फिर हम कंक्लूजन की भी बात करेंगे लेटर ऑन। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या परफॉर्म किया, उन्होंने देखा कि जब मैं इस की को ऑन करता हूँ, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है और उसके बाद डिफ्लेक्शन ख़त्म। ऐसे जब मैं की को ऑफ करता हूँ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, उसके बाद डिफ्लेक्शन ख़त्म। मतलब ये गैल्वेनोमीटर केवल उस वक्त डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जिस वक्त हम की को ऑन या ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी सोचिए बेटा क्या हुआ होगा। थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ सोचें आप लोग, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो देखो, जब मैं इस की को ऑन करता हूँ तो ऑन होने से पहले इसमें कोई करंट नहीं था और ऑन होने के बाद इसमें कोई सर्टेन करंट बना होगा। तो 0 से उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट तक पहुंचने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना बेटा। ऑल्दो वो टाइम ना के बराबर हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है, बट इट विल टेक अ सर्टेन टाइम। और केवल वही ड्यूरेशन ऐसी थी जब ये डिफ्लेक्शन हुआ। वंस द करंट सेट अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, डिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया। तो अगर आप इसका कोज ढूंढने की कोशिश करो तो जब मैंने ये की को ऑन किया, या कोज के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले कंक्लूजन की बात करें तो केवल एट द टाइम ऑफ ऑन एंड ऑफ द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, आफ्टर एंड बिफोर दैट देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन। पहले इसे नोट करो बेटा, उसके बाद कोज के बारे में बात करते हैं। चलिए अब ढूंढते हैं ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के अंदर, वो कौन सी कॉमन चीज़ है जो इस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चीज़ों को इकट्ठा करते हैं बेटा, एक एक बात को ध्यान से समझना। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? मैग्नेटिक जो एक मैग्नेट होता है, इसके पोल के नज़दीक जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, और जब हम पोल से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम हो जाती हैं। ठीक है ना? अब देखिए क्या हुआ होगा यहाँ पर। जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेकर आता हूँ तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एसोसिएटेड विद द कॉइल बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या हो जाती हैं? बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अगर मैं इसे दूर लेकर जाऊंगा तो कम होना शुरू कर देगी। एक केस में बढ़ रही हैं, दूसरे केस में कम हो रही हैं। बेटा बढ़े या घटे, चेंज हो रही है। जब ये दोनों रेस्ट पर थे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन जब ये मूव करता है, कोई भी एक मूव करता है या दोनों मूव करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, तो इनके बीच का गैप बदल जाने से लाइन्स ऑफ फोर्स इस कॉइल से लिंक चेंज हो रही थी। वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज हुआ, तब मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ये गैल्वेनोमीटर करंट डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है। तो मुझे यहाँ कोज समझ में आ रहा है कि जो कोज है इस करंट का, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो इस कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन आता है, मतलब करंट बनता है। बोलो पहला पॉइंट यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ भी क्या वैसे ही कोई चीज़ काम कर रही है? अब देखिए उसके बारे में बात करते हैं। मैं अभी कुछ देर पहले इसे एक्सप्लेन करना शुरू किया था मैंने, लेकिन आपको पहले लिखने के लिए कहा। देखो, जब मैंने इस की को ऑन किया, की ऑन होने से पहले इस कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं था। की ऑन होने के बाद इस कॉइल के अंदर एक सर्टेन करंट आई सेट हो गया, एक सर्टेन करंट आई बन गया बेटा इसके अंदर। तो करंट को 0 से मैक्सिमम तक जाने में कुछ सर्टेन टाइम लगा होगा। बोलो ये बात क्लियर? अब जरा सोचिए, जब इसमें करंट चेंज हो रहा था, आई चेंज हो रहा था, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पर कोई असर पड़ रहा था? इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड? सर्टेनली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर करंट पर डिपेंड करता है। अभी तो तीसरा चैप्टर आप पूरा यही तो पढ़कर आए हो बेटा। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जिस दौरान यहाँ करंट 0 से मैक्सिमम जा रहा था, उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बदल रहा था। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बदल रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है?
बी पर भी डिपेंड करता है। तो यानी कि उस दौरान मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा, उसके बाद बी कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया और इसने डिफ्लेक्शन देना बंद कर दिया। ऐसा ही कुछ हुआ होगा जब मैं इस की को ऑफ करता हूँ। तो अब जब की को आप ऑफ करते हो तो करंट मैक्सिमम से जीरो को अप्रोच कर रहा था, तो उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़े या घटे, अभी उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी या घट रही थी उस बारे में तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो फील्ड क्या हो रही है, और चेंज से बात है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा था और इसके अंदर ईएमएफ था, और जहाँ चेंज होना बंद हुआ वहाँ ईएमएफ बनना भी बंद हो गया। तो अगर मैं आपको कंक्लूड करके दूँ, दोनों एक्सपेरिमेंट में जो कॉमन बात समझ में आती है हमें, वो ये आती है, जब जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब तब क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, करंट बनता है। दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ बोथ द एक्सपेरिमेंट। लिखो बेटा, कंक्लूजन ऑफ बोथ एक्सपेरिमेंट। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, पहले लिखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यहीं से है, जब ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whenever the magnetic flux linked with a coil changes, an EMF induced in the coil and it lasts, LASTS, and it lasts so long as the change in magnetic flux continue। इसका सीधा मतलब ये है, मैं दोबारा बोलूँ क्या बेटा, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉयल चेंजेज एन EMF इंड्यूस्ड इन द कॉयल एंड इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। इसका मतलब सीधा ये है कि जब भी कॉयल और मैग्नेट से लिंक, कभी फ्लक्स कॉयल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें एक EMF बनेगा, और वो EMF तब तक बनता रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। जहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने होना बंद किया, EMF बनना बंद कर देगा। फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ आपको ये बताता है बेटा कि ये जो EMF है, देखो फर्स्ट लॉ में तो हमने ये देखा कि भाई जब ये मैग्नेट इस कॉयल की तरफ आ रहा है तो इसमें EMF बन रहा है। सेकंड लॉ आपको ये बताता है ये EMF कितना बनेगा, और वो ऑब्जर्वेशन यहाँ से थी, आपने देखा कि जब ये मैग्नेट इस कॉयल की तरफ तेज़ी से आ रहा था तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन था। मतलब अमाउंट ऑफ EMF जो बन रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, लिखिए द अमाउंट ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate at which magnetic flux changes। देखो इसे मैथमेटिकली आप लिख सकते हो, E इज प्रोपोर्शनल टू d∅dt। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट आ जाता है K d∅ dt। इस K की वैल्यू यहाँ पर -1 है तो -d∅ dt। सो E इक्वल टू -d∅ dt। okay, here negative sign indicates the direction of induced EMF and according to it the direction of EMF induced in the coil is such that it opposes the cause which induces it। तो ये जो नेगेटिव साइन आया ये हमें ये क्या बताता है कि भाई EMF की डायरेक्शन क्या होगी, और इसके अकॉर्डिंग EMF की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ये उसे अपोज करेगा जो इसे बना रहा है। बना कौन रहा है, चेंज इन फ्लक्स।
फ्लक्स इज नॉट द कॉज ऑफ ईएमएफ, चेंज इन फ्लक्स इज द कॉज ऑफ ईएमएफ। बेटा ये ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि जो चेंज इन फ्लक्स है वो ईएमएफ का कॉज है, फ्लक्स ईएमएफ का कॉज नहीं है। फ्लक्स तो हो सकता है लेकिन अगर वो नहीं बदलेगा तो ईएमएफ नहीं बनेगा। अब ये क्या कहता है कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ कुछ इस तरीके से अपनी डायरेक्शन सेट करेगा कि वो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो वो ईएमएफ इस तरीके से सेट होगा कि वो फ्लक्स को घटने नहीं देगा। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने 11th क्लास में भी एक पढ़ी थी, आपको याद होगा बेटा। इट इज़ जस्ट लाइक दैट इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता था? किसी भी बॉडी की पोजीशन में आने वाले किसी भी बदलाव को अपोज करता था। अगर किसी बॉडी की स्पीड, मान लो कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आने की कोशिश करती थी तो इनर्शिया कोशिश करता था वो रेस्ट पर रहे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ है। अगर फ्लक्स कहीं बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ईएमएफ उसे बढ़ने नहीं देता, यानी कि उसे घटा देता है, और अगर फ्लक्स कभी घटने की कोशिश करता है तो ईएमएफ उसे घटने नहीं देता, यानी कि उसे बढ़ा देता है। बोलो ये बात क्लियर हुई? इस लॉ को लेंजिस लॉ कहते हैं बेटा। इसके बारे में डायरेक्शंस हैं, बाकी सारी बातें हैं, इसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। अभी मैं पहले इस टॉपिक पर आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ। बातें ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे, न्यूमेरिकल जब आप लोग इस पर करेंगे, तो आपने जिस बात पर ध्यान देना है कि पहली कैलकुलेशन हमारी हमेशा ईएमएफ के लिए रहेगी। ई निकलेगा पहले स्टेप पर। करंट निकालना है, पावर निकालनी है, हीट निकालना है, कुछ भी निकालना है, वो सेकंड स्टेप की बात होगी। आई निकालना है, आई इक्वल टू ई बाई आर। बेटा ई का मतलब ईएमएफ है, यहाँ से ई का मतलब वोल्टेज है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई बड़े आराम से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन के अंदर आपको रेजिस्टेंस गिवन होगा, आप कैलकुलेशन बड़े आराम से कर पाएंगे। ऐसी कोई लंबी चौड़ी सी प्रॉब्लम आपको बनेगी नहीं। दूसरी बात, हम माइनस साइन को ड्यूरिंग द कैलकुलेशन अवॉइड करेंगे। माइनस का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बताना है। ध्यान देंगे आप कुछ बातों पर। आपके पास फ्लक्स की डेफिनेशन है फाई इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा, एन बी ए कोस थीटा। तो आपने ये ध्यान देना है कि फ्लक्स किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। न्यूमेरिकल के वक्त ईएमएफ बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी तो हमने देखना है ना। तो यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्या वहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो आप देखो फ्लक्स जो है वो चार चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। किस किस पर? एन पर डिपेंड कर रहा है, बी पर डिपेंड कर रहा है, ए पर डिपेंड कर रहा है, और थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं कहूँ फ्लक्स कैन बी चेंज, तो तरीके आप ढूंढ सकते हो। कितने तरीके हैं फ्लक्स चेंज करने के? एन चेंज कर दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ए चेंज कर दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, बी चेंज कर दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज कर दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ओके, क्या मैं दो क्वांटिटी एक साथ चेंज कर दूं तो फ्लक्स चेंज हो सकता है? सपोज करो मैं बी और ए दोनों को चेंज कर दूं तो तब भी चेंज हो जाएगा। तीन क्वांटिटी एक साथ चेंज हो जाए तब भी चेंज हो जाएगा। चारों चेंज हो रही हैं तब भी चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्स कैन बी चेंज बाय एनी वे, बाय एनी वे। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो E इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स लिखना आपने फाई टू माइनस फाई वन बाई टी। E इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन बाई टी। इज इट ओके? अब आपको क्या होगा? कैलकुलेशन करना है। E इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन बाई टी आपको कैलकुलेट करना है। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। फाई टू माइनस फाई वन बाई टी आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज फाई टू एंड व्हाट इज फाई वन? फाई टू इज़ द फाइनल फ्लक्स, फाई वन इज़ द इनिशियल फ्लक्स। फाइनल और इनिशियल से मतलब है चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद। इनिशियल मतलब चेंज होने से पहले और फाइनल चेंज होने के बाद। सपोज करो कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, एक न्यूमेरिकल मिलता है, उसमें उसने कहा एग्जामिनर ने कि भाई मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, क्या कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ। बाकी फैक्टर यूँ के यूँ। क्वेश्चन करते वक्त ना आप एक काम करना, पहले वाली सिचुएशन दूसरे वाली सिचुएशन ऐसे लिख लेना। N1 B1 A1 थीटा 1, N2 B2 A2 थीटा 2, ऐसा तो लिखा जा सकता है ना बेटा क्वेश्चन करते हुए। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस चीज़ में चेंज है वो तो बदल के लिख दो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया 1 टेस्ला से 5 टेस्ला, तो B1 को आपने 1 टेस्ला लिख लिया, B2 को आपने 5 टेस्ला लिख दिया।
जहाँ तक नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और थीटा का सवाल है, इनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स आपकी पहली सिचुएशन में आपको दे रखी थी, वही नंबर ऑफ टर्न्स आप दूसरी सिचुएशन में भी ले लेंगे, वही एरिया ले लेंगे, वही आप एंगल ले लोगे। ओके, मोस्टली क्वेश्चन में नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र होगा, और नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? थीटा 0 डिग्री। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कोई जिक्र आए तो समझ गए ना बेटा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप पहली सिचुएशन को हैंडल करो, दूसरी सिचुएशन को हैंडल करो। यहाँ से φ1 निकाल लो, यहाँ से φ2 निकाल लो। कितनी देर में ऐसा हो रहा है वो टाइम आपको गिवन होगा, वो टाइम आपको गिवन होगा। वैल्यू बस फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आएगा। आपने कभी भी ये नहीं सोचना है φ2 बड़ा है या φ1 बड़ा है। मॉडल साइन डाल दिया, कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। नेगेटिव साइन का खेल सारा डायरेक्शन का, और डायरेक्शन हमसे इन क्वेश्चन में अभी पूछी नहीं गई है, तो हम मैग्नीट्यूड के साथ बात करेंगे बेटा। बोलो यहाँ तक क्लियर? कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से स्टेटमेंट देखना भी है, आपने समझना भी है। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction, full stop. The magnetic field is decreased to 0 in 0.7 second at a steady rate. Determine the magnitude of induced EMF and current. तो स्टेटमेंट आप सभी ने लिख ली है, सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। इसमें एक स्क्वायर कॉइल का जिक्र हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स दोनों कॉइल के बेटा दोनों सिचुएशन में सेम रहेंगे, एक ही कॉइल बनेगी। शेप ऑफ द कॉइल आपको स्क्वायर गिवन है, 10 सेंटीमीटर साइड, तो उसका एरिया निकाल सकते हो 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके मैंने मीटर स्क्वायर बना दिए 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर से। रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, वो तो चलिए चेंज होगा नहीं क्योंकि वायर उतनी ही रहनी है। अब कहता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.10 टेस्ला से अचानक डिक्रीज करके कितनी कर दी गई? 0 कर दी गई। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका 0.10 टेस्ला है इनिशियल, और बाद में कितना हो गया? 0 टेस्ला। पहले तो ये बताओ क्या EMF बनेगा? तो बेटा एक चीज़ तो शो कर ही रही है, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF बनेगा। अब थोड़ा एंगल समझ लो, इसमें कॉइल आपका कुछ ऐसे दे रखा है बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन इसने ना ईस्ट वेस्ट को वर्टिकल बनाया हुआ है, वर्टिकल प्लेन। तो मैंने इसे थोड़ा सा वर्टिकल बनाने के लिए इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मानोगे ना बेटा? थोड़ा समझने के लिए कि मैंने इसे थोड़ा ऐसे घुमा दिया ताकि वर्टिकल समझ सको। ये एक वर्टिकल प्लेन है आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये नॉर्थ ईस्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। ये वर्टिकल प्लेन है, इसके नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन होगी बोलो? दिख रहा है ना, इसके 90 डिग्री पर बताओगे ना बेटा? ये डायरेक्शन है तो ये 90 डिग्री होगा ना, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपको? एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कितने डिग्री एंगल काम कर रहा है। तो व्हाट अबाउट दिस एंगल नाउ? इट इज़ 45 डिग्री। जब मैं नॉर्थ ईस्ट बोलता हूँ तो इसका सीधा मतलब होता है बिल्कुल हम मिडल में बात कर रहे हैं। बिल्कुल कहाँ बात कर रहे हैं? मिडल के अंदर बात कर रहे हैं। तो थीटा 145 डिग्री, और आपने कॉइल को चेंज नहीं किया है तो थीटा 2 भी कितना हो गया? 45 डिग्री। जो जिस सिचुएशन पे था वैसी सिचुएशन पे आपको कॉइल मिल रहा है। स्टेटमेंट देखो बेटा, बड़े आराम से ध्यान से देखिए। आपका जो स्क्वायर कॉइल है वो वर्टिकल प्लेन में दे रखा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में,
और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। हमने एंगल देखना है नॉर्मल टू द वर्टिकल प्लेन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के साथ। उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, यहाँ से φ1 निकल आएगा, यहाँ से φ2 निकल आएगा। देखो φ2 तो 0 हो गया, बोला समझ में आ रहा है, φ2 0 हो गया, क्योंकि जो φ की डेफिनेशन है वो NBA cos थीटा है, NBA cos थीटा। जब B ही 0 हो गया है तो इसका मतलब φ2 तो 0 हो गया। φ1 यहाँ से निकालो तो N1 हो गया 1, B1 की वैल्यू 0.1, एरिया की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻4 cos 45 1/√2। तो आप देखोगे ये आंसर आ गया 1/√2 इंटू 10⁻³ वेबर। ये आपका φ1 आ गया भाई। तो अब तो बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा ना, वैल्यू आ गई। φ2 0 है तो E की वैल्यू देखो कितनी होगी, टाइम 0.7 सेकेंड दे रखा है, 0 - 1/√2 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम दे रखा है 0.7, तो 1/√2 इंटू 10⁻³ और नीचे मल्टीप्लाई 0.7 आएगा। एक नंबर आप याद रख सकते हो, 1/√2.7 के बराबर ही होता है। 1/√2 किसके बराबर होता है, 0.7 के, 0.7 के, 0.7 से 0.7 कटा तो ये आंसर आ गया 10⁻³ वोल्ट। दिस इज योर EMF। ओके, I निकालना है तो I किसके बराबर है, E/R के बराबर, तो 0.5 से डिवाइड कर दो तो I = E/R 1 इंटू 10⁻³ और R की वैल्यू 0.5 तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। दिस इज आवर आंसर फॉर इंड्यूस्ड करंट आल्सो। देखो इस क्वेश्चन को समझो आप लोग। ये दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा। इसमें क्या है, आपके पास एक सोलेनॉइड है, ध्यान से देखना बेटा सभी। ये मान लो एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड को आपको 15 टर्न पर सेंटीमीटर दे रखे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, 15 टर्न पर सेंटीमीटर, पर मीटर बना लो आप इसे, तो कितने हो जाएंगे, 1500 टर्न पर मीटर। ये सोलेनॉइड की टर्न है बेटा, सोलेनॉइड की टर्न है। आपको एक सोलेनॉइड दे रखा है, उसका 15 टर्न पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर एक लूप रखा हुआ है और इस लूप का एरिया दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या कहता है, इस लूप को इस तरीके से रखा है कि ये इसके एक्सिस के नॉर्मल हो। ये इसका एक्सिस है, ये जो लाइन मैंने खींची है, तो लूप बेटा इसके नॉर्मल ऐसे रखा हुआ है। ऐसा रखने का बेनिफिट क्या होगा, सोचो आप। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस काम करता है भाई, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्वेश्चन में एक तरीके से थीटा आपको 0 डिग्री दे रखा है। बोले बात क्लियर हुई। तो इस लूप रखा हुआ है, लूप का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड रखा हुआ है। सोलेनॉइड के अंदर करंट जो है पहले 2 एम्पियर था, अब बदल कर वो कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। टाइम लग रहा है उसे 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो आपसे पूछा बताओ कितना वोल्टेज यहाँ इंड्यूस हो रहा होगा। अच्छा, वोल्टेज किस में इंड्यूस होगा, सोलेनॉइड में या लूप में, लूप में। तो फ्लक्स चेंज मैंने लूप का देखना है, तो पहले मैं ये देखूँ ना, इन्फॉर्मेशन तो मुझे लूप के लिए चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स तो यहाँ सोलेनॉइड है ना, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स तो सोलेनॉइड है। तो जिस वक्त I1 करंट फ्लो कर रहा था तो उस वक्त कितना मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा होगा। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद है, μ0 होता है बेटा। μ0 की वैल्यू बोलो 4π। n कितना दे रखा है, n नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर था ये, तो n दे रखा है 1500 और करंट दे रखा है 2, तो कितना हुआ 3000, 12,000 पाई, 12,000 पाई टेस्ला। ये पहला मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा था। μ0 ni का फॉर्मूला लगा दिया, बोलो सबको क्लियर। ऐसे ही आप V2 निकालोगे, V2 निकालोगे तो करंट देखो डबल हो गया भाई, तो सीधा लिख दूं 24,000 पाई टेस्ला, ये V2 हो जाएगा।
पहले मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज हो रहा है, B1 B2 दो वैल्यू बदल गई। अब आपने फ्लक्स चेंज देखना है लूप में, ईएमएफ आपने जनरेट करना है लूप में, तो पहली और दूसरी इन्फॉर्मेशन वही φ1 और φ2 निकालना है। तो लूप के बारे में सोचना शुरू करो बेटा, लूप के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। अब ये देखो, ये जो टर्न थे ना, ये जो टर्न थे आपके, ये किस चीज़ के लिए थे, सोलेनॉइड के लिए। अब इन टर्न का आपको कोई लेना देना नहीं है, इन टर्न का रोल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, इनका खेल हुआ ख़त्म। अब आपके पास वही पुरानी सिचुएशन आ गई, N1 B1 A1 θ1 N2 B2 A2 θ2। बोला बात क्लियर। लूप के कितना नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं आपको, एक ही लूप है ना, तो लूप के नंबर ऑफ टर्न 1 हुए। मैग्नेटिक फील्ड देखो, एक पहले केस में 12,000 पाई टेस्ला, B2 हो जाएगा 24,000 पाई टेस्ला। ओके, लूप का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। θ1 0 डिग्री और θ2 भी क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। यहाँ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, तो आपने दोनों करंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। अब आप यहाँ से φ1 और φ2 निकालो बेटा, ये जिम्मेवारी मैं आपकी छोड़ दूँ या φ1 कैलकुलेट करके दे दूँ। इन चारों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 12,000 पाई इंटू 2 × 10⁻⁻4 इंटू cos 0, cos 0 1 हो गया भाई, तो देखना कितना बनेगा, 24,000, एक जीरो ये चला गया तो 2.4 हो जाएगा, 2.4 पाई वेबर। और φ2 हो जाएगा इसका डबल, 4.8 पाई वेबर। ओके, तो ईएमएफ आप कैलकुलेट करो, तो ई किसके बराबर आ गया, φ2 - φ1 अपॉन टी, तो 4.8 पाई माइनस 2.4 पाई, पॉइंट टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड बेटा, तो 4.8 में से 2.4 जाएगा 0.1, तो 24 पाई वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लो, अगर कहीं कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हुआ हो तो आप बेटा उसे वेरीफाई कर लेना, मेथड आप चेक कर लीजिए कि आपको मेथड समझ में आ गया होगा सबको। आपने अभी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ली थी ना, उसमें मैंने शायद 4 पाई ले लिया सिर्फ, ये 4 पाई × 10⁻⁻7 होता है भाई, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7 होता है, तो इन सभी नंबर के साथ 4 पाई × 10⁻⁻7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। ये ज़रा कैलकुलेशन अपनी करेक्ट कर लेना बेटा, इंटू 10⁻⁻7, ये कैलकुलेशन आप करेक्ट कर लेना सभी, ठीक है, और इसके हिसाब से आंसर भी करेक्ट कर लीजिएगा।